नमस्कार दोस्तों, मैं CS अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स मेरी जान के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जैसा कि आपको पता है कि MS सेट 2020 के जो कॉमर्स का जो पेपर है उसको हम यहां पर यूनिट वाइज सॉल्व कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने 2 यूनिट्स के वीडियो बना दिए हैं। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 को हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 को हम कवर अप कर चुके हैं। यूनिट 1 बोले तो आपके लिए बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, और यूनिट 2 बोले तो आपके लिए अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के जो क्वेश्चन आए हैं MS सेट 2020 के अंदर, उनको हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। और इस वीडियो के अंदर हम कवर अप करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 को, जिसका नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो MS सेट 2020 के अंदर बिजनेस इकोनॉमिक्स से 9 क्वेश्चन आए थे। उन 9 क्वेश्चनों को हम यहाँ पर विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी जो एग्ज़ाम होंगे NTA NET कॉमर्स के सेट एग्ज़ाम्स के, उनके लिए आपके लिए यूजफुल रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, यूजली द डिमांड फॉर नेसेसिटीज़, जो आवश्यकताएं की जो चीज़ें होती हैं उनकी डिमांड किस तरह की होती है। तो देखिएगा, डिमांड बेसिकली अगर मैं बताऊं तो 2 तरह की होती है। एक इलास्टिक डिमांड होती है और एक इनइलास्टिक डिमांड होती है। इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है कि जितना प्राइस में चेंज हुआ है ना, उससे ज़्यादा डिमांड में चेंज हो जाएगा। अगर प्राइस में 10% चेंज हुआ है तो डिमांड क्या होगी, 15% से बढ़ जाएगी। मतलब कि प्राइस अगर 10% से कम हुई है तो डिमांड 15% से बढ़ जाएगी, या फिर प्राइस अगर 10% से बढ़ी है तो डिमांड 15% से कम हो जाएगी। मतलब कि जितना प्राइस में चेंज हुआ है, अगर उसके कंपैरिजन के अंदर उसका कंपैरिजन करें हम डिमांड से, तो डिमांड आपकी ज़्यादा होगी, है ना, डिमांड का परसेंटेज ज़्यादा होगा। और अगर मैं बात करता हूँ इन इलास्टिक की, तो इन इलास्टिक के अंदर क्या होता है, इन इलास्टिक के अंदर क्या होता है, जो आपकी जो प्राइस होती है उसके कंपैरिजन के अंदर डिमांड उतनी ज़्यादा कम या उतनी ज़्यादा क्या होती है, उतनी ज़्यादा आपके चेंज नहीं होती है, उतनी ज़्यादा आपकी चेंजेस नहीं होती है। और ये इनइलास्टिक वाली जो डिमांड होगी वो किन चीज़ों के लिए होगी, नेसेसिटी वाली की चीज़ों के लिए। जो हमारे डेली नेसेसिटी के अंदर जो चीज़ें आती है उनकी डिमांड इनइलास्टिक रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर उनकी प्राइस बढ़ भी गई तो भी हम उनकी डिमांड ऐसा नहीं है कि कम कर देंगे, है ना, कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी डेली रूटीन की चीज़ें हैं जिनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो लेना ही पड़ेगा। प्राइस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्राइस चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, हम तो उतनी ही खरीदेंगे, है ना। एडिक्टिव हो चुके हो आप उन चीज़ों के, तो भी इनइलास्टिक हो जाएगी डिमांड। क्योंकि अगर प्राइस बढ़ भी गई तो भी आप क्या हो जाओगे, इनइलास्टिक हो जाओगे। आप उसको परचेज करोगे ही करोगे। ऐसा नहीं होगा कि प्राइस बढ़ने पर आप उनको परचेज करना कम कर दोगे, या फिर वो आपका इनकम का बहुत ही छोटा परसेंटेज रख रहा है। जैसे कि सपोज करो कि एक नमक का पैकेट है ना, एक सॉल्ट का पैकेट आप 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये का आता है, 20 रुपये का भी हो गया, तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप सब्जियों के अंदर नमक डालना कम कर दोगे, क्योंकि वो आपकी इनकम का बहुत ही कम परसेंटेज यूज वहाँ पर हो रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर जो इलास्टिक डिमांड या इनइलास्टिक डिमांड होती है, उनके क्वेश्चन अगर आप ये 4 पॉइंट्स को ध्यान से देखोगे तो यहीं से कवर अप होते हैं, है ना। तो देखिएगा, नेसेसिटी वाली चीज़ों के लिए कौन सी होती है, इनइलास्टिक होती है। तो अब इनइलास्टिक के अंदर केवल और केवल एक ही ऑप्शन है ना, हाईली इनइलास्टिक। तो ये ऑप्शन आपके लिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। द प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड फॉर द एडिक्टिव प्रोडक्ट्स। अब आ गया एडिक्टिव प्रोडक्ट। अब एडिक्टिव प्रोडक्ट्स की जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है, वो भी क्या होती है, इलास्टिक होती है, इनइलास्टिक होती है। सिंपल सी बात है, इनइलास्टिक होती है, अभी हमने पढ़ा। इनइलास्टिक का मतलब होता है लेस देन 1, यानी कि अगर प्राइस के कंपैरिजन से डिमांड जो होगी वो क्या होगी, कम प्रभावित होगी। अगर प्राइस बढ़ भी जाएगा तो भी आप उसकी डिमांड, जितना प्राइस बढ़ा है उससे उस परसेंटेज में आप डिमांड कम नहीं करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिगरेट की जो प्राइस है वो 50% से बढ़ गई। पहले आप दिन में 10 सिगरेटें पीते थे, अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप 5 सिगरेट ही पीने लग जाओ, क्योंकि आप तो एडिक्टिव हो चुके हो उस चीज़ के। तो आप हो सकता है कि 10 की जगह पर आप 9 सिगरेट कर दो या 8 सिगरेट कर दो। मतलब कि प्राइस के कंपैरिजन के अंदर आपकी जो डिमांड होगी वो क्या होगी, कम इफेक्टिव होगी। तो इसको बोला जाता है लेस देन 1।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट हैज हाईली इलास्टिक डिमांड। अब देखा हाईली इन इलास्टिक डिमांड, अभी हमने पढ़ा था इन इलास्टिक किसकी होती है, जो कि आपके लिए या तो एडिक्टिव या नेसेसिटी वाली जो, क्या ये ज्वेलरी नेसेसिटी, एडिक्टिव, या फिर आपकी इनकम का बहुत ही कम परसेंटेज रख रहा है, तीनों में से कहीं पे भी नहीं आ रहा है। टेलीविज़न सेट भी तीनों में से कहीं पे भी नहीं आ रहा, स्पोर्ट्स कार भी कहीं पे भी नहीं आ रहा। सोल्ट नेसेसिटी वाली भी चीज़ है, और आपकी चलो ठीक है कोई खाता भी नहीं हो, लेकिन चलो कहते हैं कि हमें तो भाई सोल्ट खाता ही नहीं हुआ ना, मेरे लिए तो नेसेसिटी नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपकी इनकम का बहुत ही कम परसेंटेज रख रहा है। इसलिए अगर आप खाते भी हो या बहुत कम भी खाते हो तो भी आप अगर इसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो आपकी डिमांड वहाँ पर कम नहीं होगी। तो यहाँ पर यह नेसेसिटी वाली भी कर रहा है, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, एडिक्टिव भी कह सकते हो, या स्मॉल परसेंटेज ऑफ इनकम तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके लिए एग्जाम्पल बन जाता है। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए मेथड ऑफ मेजरिंग। देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर से ही 9 में से 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे गए हैं। कौन सा मेथड नहीं है रेशियो, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का कौन सा मेथड नहीं है? रेशियो मेथड है, आउटले मेथड है, ये ज्योमेट्रिकल मेथड है, और फोर्थ है आर्क मेथड। ये साइकोलॉजिकल जो मेथड, ये कोई भी मेथड नहीं होता है, फोर्थ आर्क मेथड होता है। तो ये 4 मेथड होते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट आता है यूजली आइसोक्वेंट कर्व। जो आइसोक्वेंट होता है वो किस तरह का होता है? आइसोक्वेंट के बारे में पहले समझ लीजिए कि होता क्या है। काफ़ी सारे स्टूडेंट को नहीं पता कि आइसोक्वेंट होता क्या है, फिर काफ़ी अगर डिफिकल्ट लगता है तो मैं थोड़ा सा इजी वे के अंदर समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं आपके 2 टॉपिक्स क्लियर करूँगा। एक आता है इंडिफरेंस कर्व और एक आता है आइसोक्वेंट कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या कहता है? इंडिफरेंस कर्व क्या कहता है कि क्योंकि पर्सन एक बायर के पास क्या होता है, क्योंकि जो रुपया होता है वो लिमिटेड होता है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होती है, तो वो 2 अलग अलग चीज़ें, एक ए गुड्स है और एक बी गुड्स है, एक ए गुड्स है और एक बी गुड्स है। इन दोनों गुड्स के अंदर कितना कितना इन्वेस्टमेंट करे, कितना कितना इनका कंजम्पशन करे कि जो फाइनली उसको जो मिलने वाला जो आउटपुट है या जो मार्जिन जो इसको यूटिलिटी मिलने वाली है वो क्या रहे, इक्वल रहे, इंडिफरेंस रहे किसी भी पॉइंट के ऊपर। दैट इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। ये वाला कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आइसोक्वेंट कर्व को जानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक प्रोड्यूसर है, ये बायर के लिए होता है। इंडिफरेंस कर्व किसके लिए होता है? बायर के लिए होता है। जबकि आइसोक्वेंट कर्व किसके लिए होता है? प्रोड्यूसर के लिए होता है। अब सिंपल सी बात है, एक प्रोड्यूसर के पास भी स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होती है, तो वो क्या करता है, उसके पास माना जाता है कि दो रिसोर्सेज है प्रोडक्शन के। एक तो है कैपिटल, एक तो क्या है आपके लिए कैपिटल, और एक क्या है आपके लिए लेबर। सर कैपिटल को के क्यों लिखते हो, सी क्यों नहीं लिखते? तो क्योंकि सी ऑलरेडी कंजम्पशन के लिए रिजर्व है, इसलिए हम कैपिटल के लिए क्या यूज करते हैं, के वर्ड यूज करते हैं। तो ये कहता है कि हम अलग अलग कैपिटल का और अलग अलग लेबर का क्या कॉम्बिनेशन लेकर आए कि हमारा जो फाइनल आउटपुट होता है वो हर लेवल के ऊपर सेम होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड आइसोक्वेंट कर्व। और क्योंकि स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, तो अगर एक चीज को बढ़ाओगे, एक चीज को ये कैपिटल मान लीजिए, लेबर मान लीजिए, अगर एक चीज को ये दो पॉइंट करता हूं मैं, अगर एक चीज को अगर आप बढ़ाओगे तो दूसरी चीज को आपको कम करना ही पड़ेगा। एक चीज को अगर आप बढ़ाओगे तो दूसरी चीज को कम करना ही पड़ेगा। रीजन क्या है? क्योंकि स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, सबसे मेन रीजन ये है। और अगर आपको टेक्निकली यहां पर पूछे तो क्या हो जाएगा, टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इसका रीजन होता है। ये भी एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाता है। तो अब ये इस तरह का ही यहां पर कर्व बनता है। ये कर्व कौन सा होता है? अब ये कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है। ये होता है कॉन्वेक्स। क्या होता है? कॉन्वेक्स। तो यहां पर इसको क्या होंगे, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। बिल्कुल मैंने लिख रखा है। जो आइसोक्वेंट कर्व इज ए ग्राफ यूजली स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट चार्ट ऑल इनपुट्स दैट प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब कि अलग अलग लेवल, कौन से अलग अलग लेवल? अलग अलग लेबर प्लस कैपिटल का कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, आपके लिए सेम होगा। जो आउटपुट होगा वो आपके लिए क्या होगा, सेम होगा। द ग्राफ इज यूज फॉर द मैट्रिक इन्फ्लुएंस दैट
the input says the level of output or production can be obtained. The isochrone curve assists firm in making adjustment to input to maximum output and thus profit. तो देखिएगा यहाँ पर मैंने ये कर्व बनाया, ये किस तरह का कर्व होता है, ये आइसोक्रेंट कर्व होता है, किस तरह का होता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। नेक्स्ट आता है एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व आर यू शेप्ड। शॉर्ट टर्म के अंदर यू शेप्ड होते हैं। तो देखिएगा मैंने यहाँ पर आपके लिए बना रखा है, तो यहां पर यह है, अब देखो ध्यान से देखना, ये पहली वाली है मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, ध्यान से देखना, और यह है आपके लिए दूसरी वाली है आपके लिए एवरेज कॉस्ट। ये क्वेश्चन काफी बार आया है एग्जाम के अंदर, ध्यान देना। तो मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो एवरेज कॉस्ट को क्या होती है, कट करती है। मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो एवरेज कॉस्ट को क्या करती है, कट करती है। कहां से, नीचे से ऊपर की तरफ। आई बात समझ में? इसको, इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देख लेना आप, है ना। टेलीग्राम के ऊपर मैं शेयर भी कर दूंगा ये डायग्राम आप सबके लिए। उसके बाद में आती है आपके लिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। चलो ठीक है, यही आप ध्यान रखना। तो यहां पर क्या है, एवरेज जो कॉस्ट होती है वो मार्जिनल कॉस्ट कर्व को काटती तो है, कहां से, नीचे से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर बी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है, इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट is the cost of the opportunity lost. Opportunity cost is the cost of alternative opportunity lost. बिल्कुल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि आप इतना चीज खो रहे हो, है ना, ये आपका लॉस एक तरह का। ड्यूरिंग शॉर्ट टर्म सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड, क्योंकि सिंपल सी बात सोचो ना, देखो लॉजिकली सोचा करो। छोटे से टाइम पीरियड के अंदर मैं आपको कहूंगा कि चीज़ों को चेंज कर दो, नहीं हो पाएगी। लंबे टाइम पीरियड के अंदर तो चेंज हो पाती है, छोटे टाइम पीरियड के अंदर चीज़ें चेंज नहीं हो पाती है। वेरिएबल कॉस्ट जो होती है आपके लिए क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर लेबर हो गया, आपके लिए मटेरियल हो गया, वो प्राइम कॉस्ट के ही पार्ट होते हैं। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां पर आ जाएगा डी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है द इम्पोजिशन ऑफ लमसम टैक्स। टैक्स और जोड़ दिया तो क्या हो जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो कॉस्ट बढ़ जाएगी तो जो कर्व होगा वो भी कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। लॉजिकल क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। डिमांड कर्व फॉर ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म कभी भी प्राइस मेकर नहीं होती है, वो प्राइस टेकर होती है। जो फर्म जो मार्केट में प्राइस चल रही होती है वो उसी को लेती है, और उस प्राइस के ऊपर क्योंकि कंपटीशन इतना है कि वो अनलिमिटेड जितना भी प्रोडक्शन करेगी ना उतना बिक जाएगा। तो एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल के ऊपर जो डिमांड रहेगी वो क्या होगी, अनलिमिटेड रहेगी। चाहे प्राइस आपके लिए 5 रुपये हो जाए, चाहे 10 रुपये हो जाए, चाहे 15 रुपये हो जाए। तो ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन के तहत बनता है। इस तरह का यहाँ पर ये डिमांड कर्व बनता है। यहाँ पर ध्यान से देखना, एक प्राइस के ऊपर आप कितनी भी आउटपुट, कितनी भी यूनिट्स आप बेच सकते हो, 5 यूनिट, 10 यूनिट, 15 यूनिट, इस तरह से ये रहेगा। तो टोटल मिलाकर हमने 9 क्वेश्चन यहाँ पर कवर अप किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। लाइक नहीं करते हो आप, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम इंपॉर्टेंट जो क्यूजेस वगैरह, नोटिफिकेशन वगैरह आपके साथ शेयर करते रहते हैं। और कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से बताइएगा कि यार आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं 9 में से। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यूनिट नंबर 4 के साथ हम यहाँ पर आपके साथ मिलेंगे, बिजनेस फाइनेंस यूनिट के साथ। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो अगेन कह रहा हूँ लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ जरूर से इसको शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।